मैं सड़क पर खड़ा उस नकाबपोश औरतों की बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा यकीन हुआ कि जैसे वह नकाब के अंदर मुस्कुरा रही हो। जब काफ़ी देर तक मैंने कुछ न बोला तो वह फिर से कहने लगी, मैंने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कही है। मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ और इसके बदले तुम्हें बड़ी रकम दे रही हूँ। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या आप मुझे वाकई हर महीने के 10,000 द्रहम अदा करेंगी क्या? वह औरत कहने लगी, हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी और तुम्हें देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो जो अपनी नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम में सड़कों पर फूल बेचता है। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। बस मेरे साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। 10,000 द्रहम का सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहती है। इसलिए मैंने उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मेहनत से कमाता हूँ और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। अगर एक बार मुझे यहाँ से डिपार्ट कर दिया गया तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी कि मैं क्यों तुमसे कोई गैर कानूनी काम करवाऊंगी। मैं एक अरबी औरत हूँ और मैं यहाँ की शहरी हूँ, यहाँ के कानून से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अगर कोई बात होगी तो तुमसे पहले मैं पकड़ी जाऊंगी, इसीलिए बेफिक्र रहो। मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगी जो गैर कानूनी हो। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और सोचा कि शायद कोई मेहनत कश काम हो, वरना 10,000 द्रहम तो कोई अच्छी कंपनी में नौकरी करने वालों को मिलते हैं। मुझ जैसे मजदूर को तो 1,000 द्रहम ही मिल जाए तो बहुत है। मुझे देखकर वो औरत कहने लगी कि तुमने सोचने में इतना वक्त लगा दिया तो काम कब करोगे? जब काम करना है तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वही करना है जो मैं कहूँगी और तुम्हें हर महीने 10,000 द्रहम मिल जाया करेंगे। अगर राजी हो तो मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। मैं कुछ ही लम्हों में फैसला कर लिया और फिर अपने फूलों का थैला समेटा और फिर गाड़ी में बैठ गया। मेरा मानना था कि किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती और इस वक्त जब खुशकिस्मती दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है तो दरवाजा न खोलना सरासर बेवकूफ़ी थी। ना ही मैं मेहनत से जी चुराता था और ना ही काम चोर था। मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत थी और 10,000 द्रहम में तो मेरे एक ही महीने के तमाम मसले हल हो जाने थे। एक बड़ी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि पता नहीं यह औरत मुझसे क्या काम करवाएगी जिसमें मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। और फिर जब कुछ समझ न आया तो मैं सोचने लगा कि जब इतने सारे पैसे मैं अपने घर भेजूंगा तो मेरे घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि बिल्कुल उससे मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जिस काम के लिए वह मुझे इतने पैसे दे रही थी, जब उसने मुझे वह काम बताया तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस औरत के साथ गाड़ी में बैठा खिड़की से झांक रहा था। यह आज से करीब 1 हफ्ता पहले की बात है जब मैंने उस औरत को पहली बार देखा था। मुझे आज भी वह दिन याद है। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बिक्री बिल्कुल ना के बराबर थी। दुबई की गर्मी तो वैसे भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैं पार्ट टाइम में सड़क किनारे फूल बेचा करता था ताकि लोग मुझसे फूल खरीदें। शुरू में मेरा काम बहुत अच्छा चला था, लेकिन जब से बड़े बड़े लोगों ने फूलों का काम फ्रेंड्स के नाम से शुरू किया था, तब से मेरा यह काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहा था और उसी से जो कुछ पैसे मिलते थे मैं उसे घर भेज दिया करता था और वह पैसे घर भेजने के बाद मेरे पास अपने खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचता था। मैं अपनी किस्मत से मायूस हो चुका था। कभी कभी मेहनत भी हमारी तकदीर नहीं बदलती। फूलों के काम में कमाई बिल्कुल ना के बराबर थी और जिम्मेदारियां मुझे चैन का सांस नहीं लेने दे रही थी। कभी कभी सोचता था कि वापस मैं इंडिया लौट जाऊं, लेकिन वहां भी अब मेरे लिए कुछ नहीं रखा था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीबी अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी और मेरी 3 साल की बेटी मेरी माँ के पास थी। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी मेरी बीबी की हरकत की वजह से टूट गया था। वह जाकर लोगों को और अपने बहन की सामना करने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि यही मेहनत करके अपनी बेटी का भविष्य अच्छा बना दूंगा, क्योंकि जिसकी माँ ने ऐसा काम किया हो उसे दुनिया वाले अच्छी नज़र से नहीं देखते। आज मेरी कंपनी में छुट्टी थी, इसलिए आज सुबह से ही मैं फूल लेकर इधर उधर यहाँ वहाँ घूम रहा था और फिर शाम के वक्त एक नकाबपोश औरत मेरे पास आई और वह मुस्कुराकर मुझसे फूल खरीद लिए। अचानक से मेरी इतनी बिक्री हो गई थी कि मेरे पास मौजूद फूलों में से आधे से ज़्यादा फूल बिक गए थे
और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। शायद उस औरत को किसी इवेंट के लिए बहुत सारे फूल चाहिए थे, तभी उसने ढेर सारे फूल लिए थे। मैं खुशी से उसे जाता हुआ देख रहा था, लेकिन यह देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी कि वह तो एक काली रंग की गाड़ी में बैठ गई थी, जिसका दरवाज़ा एक मामूली ड्राइवर ने खोला था। इतनी अमीर औरत को मुझ जैसे सड़क पर फूल बेचने वाले से फूल लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। वह चाहती तो किसी बड़े दुकान से भी फूल खरीद सकती थी। जो भी हो, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी आज की छुट्टी जाया नहीं गई थी। मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए थे कि मेरे 10 दिन के खर्चे आसानी से निकल आए थे। लेकिन शायद मुझे खुशियाँ रास नहीं आई थी, और जब मैं थका हारा अपने होटल पहुंचा था, जहां मैं एक ही कमरे में 20 लोग रहा करते थे, जिसमें से कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी वगैरह से थे, तभी मेरे साथ रहने वाले एक दोस्त ने बताया कि मेरे घर से फ़ोन आया था। दरअसल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मैंने घर वालों को उस लड़के का नंबर दे दिया था। हमेशा मैं ही इधर से घर वालों को फ़ोन लगाया करता था। आज घर से फ़ोन आने का सुनकर मैं हैरान हुआ और अपने दोस्त से पूछा कि सब खैरियत तो है, लेकिन उसने कोई जवाब देने के बजाय मेरे घर फ़ोन लगाकर मुझे पकड़ा दिया। दूसरी तरफ से मेरी माँ की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी थी और मेरी जान निकल गई थी। मैं घर का अकेला कमाने वाला था और पता नहीं मेरे पीछे घर पर क्या हुआ था। और फिर मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मेरा दिल दहल गया था। मैं पहले से भी ज़्यादा परेशान था और माँ की बातों ने तो मेरी सांस ही रोक दी थी। मैंने अपनी माँ को झूठी तसल्ली दी थी, जबकि सच तो यह था कि मैं खुद भी इस खबर को सुनने के बाद टूट गया था। मैंने अम्मा से कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा से बात करके मैंने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। कमरे में मौजूद सभी लोग, जिनसे अब तक मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, सब लोग मुझे तसल्ली देने लगे थे। मुझे जल्द से जल्द एक बड़ी रकम इंडिया भेजनी थी, लेकिन मुझे जैसे एक मजदूर आदमी को इतने ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपने सेठ से बात करूँगा और फिर अपने फूलों के काम पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। वह रात मैंने करवटें ले ले करके गुजारी थी। घर से 7 समंदर पार मैंने कैसे रातें गुजारी थी मैं ही जानता हूँ। सुबह होते ही मैं फ़ौरन अपने सेठ के पास पहुँच गया और उन्हें सारी बात बताई, लेकिन मेरे सेठ को कोई मुझसे हमदर्दी ना हुई और वह कहने लगा कि यहाँ पर हर दूसरे दिन हर दूसरा मजदूर ऐसा ही करता है, जाओ जाकर अपना काम करो। सेठ के लहजे में ऐसी दरिंदगी थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था, जबकि मैंने उनसे झूठ नहीं कहा था और ना ही मैं उनसे भीख मांग रहा था। मुझे तो उधारी की ज़रूरत थी, तो जो मैं थोड़ा थोड़ा करके उन्हें लौटा देता, लेकिन उनके अंदर शायद दिल ही नहीं था। नौकरी का टाइम पूरा करके मैं बाहर सड़क पर फूल बेचने के लिए निकल आया था। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरे थे कि वही नकाबपोश औरत फिर से मुझसे फूल लेने के लिए आ गई। उसने एक दफ़ा फिर से मेरे पास मौजूद सारे फूल खरीद लिए थे। मैं अपने इस बिक्री पर खुश भी था और साथ में हैरान भी था कि वह औरत इतनी ज़्यादा फूलों का क्या करेगी। शायद वह कोई काम करेगी जिसमें उसे फूलों की ज़रूरत पेश आती थी। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और अपने काम से कर्ज था, इसीलिए उस औरत की तरफ अपना ध्यान देते हुए मैंने जल्दी से उससे पैसे लिए और अपना मुनाफा गिनने लगा। दूसरे दिन भी इस औरत ने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया था। मेरे लिए तो वह औरत बहुत नेक औरत साबित हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ वह औरत पाबंदी से मेरे पास आने लगी थी और मुझसे फूल लेकर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देकर मुस्कुराती हुई चली जाती थी। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे। कभी मेरी माँ कहती कि वापस आ जाओ, तो कभी कहती कि पैसे भिजवा दो। वह खुद भी बहुत परेशान थी और इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था कि अगर यहाँ रहकर मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा तो मैं वापस लौट जाऊँगा, लेकिन इस औरत की ख़रीदारी ने मेरे फैसले को बदल दिया था और मैंने एक ही हफ्ते में तकरीबन 50,000 मुनाफा कमाया था, जो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन हफ्ता पूरा होते ही उस औरत ने मेरे लिए ऐसी बात कह दी जो मुझे बिल्कुल गवारा न गुजरी। वह मुझे सिर्फ काम के लिए ही ऑफ़र नहीं कह रही थी, बल्कि जो तनख्वाह वह मुझे देने के लिए कह रही थी वह पूरे 10,000 दिरहम थे, जो इंडियन लाख रुपए के करीब बनते हैं। उसने मुझे सोचने के लिए इतना कम वक्त दिया था। मैंने झटपट फैसला किया और उसकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी मंजिल की ओर जा रही थी और फिर जब गाड़ी रुकी तो हम एक आलीशान बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। ड्राइवर ने न सिर्फ
उस औरत के लिए दरवाज़ा खोला था, बल्कि मेरे लिए भी दरवाज़ा खोला था, जैसे मैं कोई मालिक हूँ। वह औरत मेरा ऐसे हाथ पकड़कर अंदर ले गई जैसे मुझ पर कोई हक रखती हो। मैं उस आलीशान बंगले को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन जब उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब उतारा तो मैं पलक झपकना ही भूल गया था। वह इस कदर खूबसूरत और जवान थी कि मैं अपने होश खो बैठा था। मुझे इस तरह अकेला देखकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी कि आप मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए आप मुझे देखने के बजाय आईने में खुद को देखें तो ज़्यादा खुशी होगी। उसकी बात पर मैं हैरान रह गया था। आज तक किसी ने मुझे यह नहीं कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन उस औरत ने दिल से मेरी तारीफ की थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह एक नौकरानी को आवाज़ दी और कहने लगी कि साहब को कमरा दिखाओ, आज से यह हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने उस औरत से घबराते हुए कहा कि पहले हमें हमारा काम तो बता दीजिए, आखिर मुझे करना क्या है। वो कहने लगी इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, आराम करो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, और अब तो तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ काम करना है। नौकरानी मुझे एक बड़े से खूबसूरत कमरे में ये कहकर छोड़ गई कि ये आज से आपका कमरा है, और हैरत से मैं उसे देखने लग गया। अब तक तो मैं 18 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था, और अब अचानक ही मुझे इतना बड़ा और आलीशान कमरा मिल गया था। मैं अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब ख्वाब हो और आँख खुलेगी और यह सब खत्म हो जाएगा। मैं फ्रेश हो गया था और खाना भी खा लिया था, लेकिन मैडम ने मुझे कोई काम नहीं बताया था, बल्कि कहा कि 1-2 दिन और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करवाती हूँ, तुम खुद पर ध्यान दो, और जब तुम काम करने के काबिल हो जाओ तो हम काम शुरू करेंगे। और फिर एक दिन बाद हमारे कमरे में ब्रांडेड कपड़ों की लाइन लग गई थी। मैडम ने जूतों से लेकर घड़ी तक सब कुछ हमारे लिए मंगवा लिया था और कहा था कि मैं यह सब देखकर खुद को काम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लूँ। यह सब देखकर मैं सोच रहा था कि क्या मुझे किसी फिल्म में कोई काम करना है। जब मैंने इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, साथ में जूता और घड़ी भी पहने, बेहतरीन परफ्यूम स्प्रे किया, और जब खुद को आईने में देखा तो वाकई में हैरान रह गया था। बिल्कुल सर से पांव तक बदल गया था। पैसा इंसान को बहुत खूबसूरत बना देता है, और इस बात का मुझे आज एहसास हुआ था। तैयार होकर मैडम के सामने पहुंचा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह सर से पांव तक मुझे चीरती नज़रों से देख रही थी, और मैं भी उन्हें देख रहा था, क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा तैयार होकर खड़ी थी, जैसे किसी शादी में जा रही हो। उन्होंने हमेशा की तरह अपने सर पर नकाब लगाया और कहने लगी, चलो तुम्हें मेरे साथ दावत में चलना है। दावत को सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं तो अपना काम पूछने आया था और मैडम मुझे दावत में ले जा रही थी। क्या दावत पर मुझे कोई काम करना था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैडम से बार बार पूछकर मैं शर्मिंदा नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि वह हर बार यही कहती कि इतनी भी क्या जल्दी है। मैडम मुझे लेकर एक बड़े हॉल में पहुंच गई, जहां पहले से ही बहुत औरतें मौजूद थीं, जहां दावत जोर शोर से चालू थी। मैडम के वहां पहुंचते ही एक जोर का हंगामा हो गया और औरत मैडम से बारी बारी से मिलने लगी। मैं मैडम के पीछे पीछे चल रहा था और मैडम मुझे इस पेज पर ले गई और वहां खड़ा कर दिया, और खुद भी मेरे साथ खड़ी हो गई। जितनी भी औरतें वहां मौजूद थीं वह भी खड़ी थीं। मैडम शायद बहुत बड़ी शख्सियत थी और हर कोई उन्हीं का जिक्र कर रहा था। कुछ औरतें भारी बारी से स्टेज पर आई और मैडम से साथ में कोई बात नहीं की और चुपचाप नीचे उतर जाती। वहाँ क्या हो रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी, बस मैं खामोशी से खड़ा वहाँ का हिस्सा बना हुआ था। मेरा दिल और दिमाग इस वक्त इंडिया में अटका हुआ था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुझे अम्मा का फ़ोन आया था और उन्होंने पैसों का तकाजा किया था। वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे थे और अम्मा को शदीद पैसों की ज़रूरत थी। तकरीबन 4 घंटे वहाँ रहने के बाद मैंने सिवाय खड़े रहने के कुछ नहीं किया था और मैडम के साथ ही वापस बंगले पर लौट आया था। वापसी पर मैंने मैडम से कहा कि मुझे मेरा काम तो बता दीजिए। मैडम ने कहा कि फिलहाल तुम्हारा काम है, मैं हर रोज किसी न किसी दावत में जाती हूँ, तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना है और कुछ नहीं। जब महीना पूरा हो जाएगा तो आखिर में मैं तुमसे एक काम लूँगी और इसके बाद तुम्हारी तनख्वाह दे दूँगी। हर महीना तुम्हें ऐसा ही करना है। सारा दिन तुम्हें मेरे साथ दावत में शरीक होना है और तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी दिखनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को लगेगी तुम मेरे लिए खुशी खुशी और ईमानदारी से काम करते हो। अपने काम को सुनकर मैं दंग रह गया था। सिर्फ दावत में जाना और लोगों से मुस्कुराकर बात करना, इसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे मिल रहे थे।
जो एक बहुत बड़ी रकम थी, और इस काम में तो कोई ऐसी खास मेहनत भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया था, या फिर मैडम ने मुझ पर मेहरबानी कर दी थी, या मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था। 1 महीना पर लगाकर उड़ गया था। मैं रोज़ाना तैयार होता, महंगे महंगे कपड़े पहनता और महंगा परफ्यूम इस्तेमाल करता, और मैडम के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ऐसे आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे 10,000 दिरहम मिल रहे थे। मैं हर दावत में मैडम के पीछे पीछे चलता रहता। औरतें मुझे भी मुस्कुराकर देखा करती और आपस में आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातें करती, जैसे मेरा जिक्र कर रही हो। लेकिन फिर मैं सोचता कि शायद यह मेरी गलती है। भला वह सब मेरे बारे में क्यों बातें करेंगे? वह सब तो अमीर और अरबी औरतें थीं। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आया तो हर बात पूरी तरह से खुल गई, और इस दावत मतलब और मेरे तैयार होने का मतलब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। महीना पूरा होने पर मैडम ने मुझे बताया कि आज तुम्हें इस महीने का आखिरी काम करना है, इसके बाद तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा से पैसा भेजने का वादा कर लिया था। और फिर मैडम ने जब मुझे वह काम बताया जो इस महीने का आखिरी काम था, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैडम मुझे यहाँ इस मकसद के लिए लाई है। मैडम की बात सुनकर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं हरगिज ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मैडम कहने लगी, सोच लो, तुम्हें घर पैसे भी भेजने हैं और तुम्हारी बेटी की तबीयत भी खराब है। आखिर कब तक तुम उस कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करते रहोगे और फूल बेचकर अपना गुजारा करते रहोगे? क्या तुम अपनी फूल जैसी बेटी को नई जिंदगी नहीं देना चाहते? मैडम की बात सुनकर मेरे मुंह पर ताला लग गया था। मेरी माँ ने फ़ौरन फ़ोन करके मुझे बताया था कि मेरी बेटी को कैंसर है और उसकी इलाज के लिए मुझे लाखों रुपये की ज़रूरत है। मैं दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहा था और मैंने इसलिए इस ऑफ़र को कबूल किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैडम तो अरबी औरतों के बिस्तर की जीनत बनाना चाहती है। जो मैडम से मिलने आती थी वह अय्याश किस्म की औरत होती थी, जिन्हें खूबसूरत और जवान मर्दों में दिलचस्पी थी, और वह दावत में मुझे देखकर मेरा दाम लगाती। सारा महीना दावत में घूमने के बाद मैडम ने कई औरतों के साथ मेरी कीमत तय कर दी थी, और महीने के आखिर में मुझे इन सब के साथ बारी बारी से 2-2 घंटे गुजारने थे। और यह सब सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। मैंने आज तक सुना था कि औरतों की जिस्म फरोशी होती है, और लेकिन मुझे पहली बार पता चला था कि आजकल के दौर में मर्दों को भी खरीदा जाता है। मैडम ने कहा कि जाओ, जाकर अपना काम मुकम्मल करो और अपनी तनख्वाह लो। मैं अपने कमरे में आया और अपना बैग उठाया और मैडम का बंगला छोड़ते हुए मैडम से कहा, मेरी बेटी को कैंसर है, मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन हराम पैसों से उसका इलाज नहीं करवाना चाहता। अगर मुझे ऐसे ही काम करने होते तो मैं इंडिया में रहकर बहुत सारे गैर कानूनी काम कर सकता था। इसके लिए मुझे अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश आने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं बैग लेकर चुपचाप वहाँ से चला आया था और एक दूसरी जगह पर काम करने लगा था, जो बहुत ही अच्छा सेठ था और ईमानदार था, जिसने मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे भी दिए थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।